हेलो एवरीवन, परीक्षा जंक्शन की प्लेटफॉर्म में आप सबको स्वागत है। मैं हूं एडुकेटर शरण्या और मैं यहाँ पे एनवायरमेंट साइंस, टेक्नोलॉजी, जनरल साइंस, इसके जितने भी साइंस से रिलेटेड जो भी पार्ट है वो मैं क्लास लेती हूँ। तो अभी जैसे कि सबको पता है, परीक्षा जंक्शन में आरआरबी एनटीपीसी की लाइव क्लासेस चल रही है। आप उसको जरूर देख सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मली हम लोग जो जिस तरीके की एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे ही कुछ कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि जो हमारी कंसेप्ट है लास्ट क्लास में जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम या फिर ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा है, आज उसी के ऊपर जो भी एमसीक्यूज है वो प्रैक्टिस करेंगे। तो फर्स्ट जो एमसीक्यू है वो क्या है? नेम द प्रोसेस ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन द बॉडी। तो ब्लड सर्कुलेशन की जो प्रोसेस है उसका नाम क्या है? तो रेस्पिरेशन तो नहीं होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम तो नहीं है, ये भी नहीं है। देन लिम्फेटिक सिस्टम, जो लिम्फ मतलब ब्लड के अलावा जो दूसरा सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था वो है। एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है। तो ब्लड किससे सर्कुलेशन होता है? हार्ट के थ्रू। और हार्ट से रिलेटेड जो सिस्टम है, हार्ट कहाँ पे है? कार्डियो यहाँ पे मेंशन्ड है। और लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होता है? जो बॉडी फ्लूइड है वो वैसे ही फ्लो करता रहता है, उसमें हार्ट की जरूरत नहीं पड़ता। तो इसीलिए आंसर क्या होगी? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। नेक्स्ट ये है, द ब्रांच ऑफ साइंस डील विथ ब्लड। विज्ञान की कौन सी ऐसी शाखा है जो ब्लड के साथ, ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज के साथ एंड उसके डिसऑर्डर के साथ काम करता है? तो वो ऐसे कौन से विज्ञान की शाखा है? तो क्या हैगा? हीमोपोइसिस, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, प्लाज्मोलॉजी एंड हेमाटोलॉजी। तो हीम, जब भी बात आएगी, हीम मतलब है ब्लड रिलेटेड, ब्लड रिलेटेड, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है वो ब्लड पे रहता है। हीमोग्लोबिन जो है वो बेसिकली ब्लड पे रहता है, इसीलिए ब्लड, ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज और उसके डिसऑर्डर से रिलेटेड जो भी पार्ट है उसका नाम है हेमाटोलॉजी। ठीक है। हीमोपोइसिस है ये जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, तो ये रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसे हीमोपोइसिस कहते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑलरेडी हमने बात कर लिया। प्लाज्मोलॉजी क्या है? प्लाज्मा रिलेटेड। तो प्लाज्मा रिलेटेड जो भी स्टडी होती है उसे प्लाज्मोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। और ब्लड रिलेटेड जो है वो हेमाटोलॉजी है। ठीक है। Which of the following animal has open blood circulation system? तो जो ह्यूमन की हमने ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पढ़ा, देखा था, वो क्लोज्ड सर्कुलेशन है। मतलब ये हमारे बॉडी में ब्लड कहाँ कहाँ पे मिलते हैं? आर्टरी में है, वेन में है, कैपिलरी में है, हार्ट में है। पर कुछ कुछ ऐसे एनिमल्स है जिसमें जो ब्लड है वो ब्लड के जो आर्टरीज है, आर्टरी, वेन्स, कैपिलरी, हार्ट, इसके अलावा भी एक ऐसा जगह है जहां पर मिलता है, जो एक ऐसे कैविटी कहते हैं उसे, तो वहां पे भी ब्लड देखने को मिलता है। इसे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। जो बॉडी के अंदर एक ओपन जगह में हार्ट के अलावा दूसरे एक जगह में ब्लड आके रहता है, वहां पे स्टोर होता है, तो उसे ब्लड क्या कहते हैं? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो कैविटी में रहता है उसे हीमोसील कहते हैं। हीमोसील। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है। तो ह्यूमन में तो नहीं हो सकता, पीकॉक में नहीं होता है। जो मोस्टली जितने भी लोअर एनिमल्स होते हैं, पुराने मतलब जो डेवलप्ड नहीं होते, उनमें देखने को मिलता है। तो ह्यूमन तो सबसे ज्यादा डेवलप्ड है, पीकॉक बर्ड्स में आते हैं। फिश जो होती है उसमें भी नहीं मिलता, होता है कॉकरोच में।
ये जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है कहां पे देखने को मिलता है? कॉकरोच में। ठीक है, तो आपको याद रखना है, अगर कभी पूछा जाए कि ऐसे कौन से एनिमल है जिसमें हीमोसील देखने को मिलता है, वो भी कॉकरोच होगा। ओके, आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच वन इज नॉट द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड? तो इनमें से ऐसा कौन सा कंडीशन है जो ब्लड की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? ब्लड की टोटल वॉल्यूम 15-16 लीटर है, जो एक एवरेज ह्यूमन मेल पे होता है। तो एक अगर संपूर्ण एज की आदमी है तो उनको 15 से 16 लीटर ब्लड रहता है बॉडी में। ब्लड की पीएच स्लाइटली अल्कालाइन है, कॉन्स्टिट्यूट 20% ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, प्रोवाइड 8% ऑफ टोटल बॉडी मास। इनमें से जो अल्कालाइन पीएच है वो क्या होता है? 7.4 पीएच होता है ब्लड का। 20% ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ये भी सही है। 8% ऑफ टोटल बॉडी मास, ये भी सही है। इसमें जो वॉल्यूम दिया हुआ है ये गलत है। 5 to 6 लीटर मैक्सिमम रहता है, इससे ज्यादा नहीं है। 15-16 लीटर तो नहीं होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा कि एक ह्यूमन एडल्ट मेल, अगर कोई बड़े एज के आदमी हैं, उनको 5 से 6 लीटर तक मैक्सिमम ब्लड रह सकता है। वहीं पे अगर वो फीमेल है, अगर वो कोई औरत है, उनको 4.5 से 5 लीटर तक, मतलब 4.5 से 5 लीटर तक की ब्लड हो सकती है। ठीक है, ब्लड हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स एक्सेप्ट वन, आइडेंटिफाई दैट। तो ब्लड ऐसे कौन कौन से चीज का ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, बस एक का नहीं करता। तो जो नहीं, जिसका नहीं करता उसका आपको बोल रहा है। हार्मोन, यस, हार्मोन का तो करते हैं। ब्लड से ही, ब्लड के थ्रू ही हार्मोन एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट होता है। ऑक्सीजन, यस, ऑक्सीजन करता है। हीट, यस, अगर हमने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की क्लास देखा होगा तो मैंने हीट के बारे में बताया था। तो बॉडी की स्टेबिलिटी के लिए हीट को ट्रांसपोर्ट ब्लड करते हैं। करता नहीं है लिम्फ का, क्योंकि लिम्फ का कैसे होता है? लिम्फेटिक सिस्टम से होता है। तो लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ की सिक्रेशन जब भी होती है उसकी ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। Which of the following is not a plasma protein? इनमें से कौन सा प्रोटीन है जो हमें ब्लड पे नहीं दिखता है? प्लाज्मा प्रोटीन मतलब हमने क्या देखा था? ब्लड जो है वो बेसिकली प्लाज्मा एंड ब्लड सेल से बने हुए हैं, जो जिसमें रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, ये सारे है, प्लेटलेट्स है। तो प्लाज्मा प्रोटीन मतलब ब्लड की ही प्रोटीन है। तो ब्लड में कौन कौन से प्रोटीन रहती है? एल्बुमिन रहती है, ग्लोब्यूलिन, यस, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन प्रोटीन है। फाइब्रिनोजन, इसे क्लॉटिंग फैक्टर कहते हैं, जो ब्लड क्लॉट में हेल्प करता है, प्लेटलेट्स को हेल्प करता है, राइट। ये जो फोर्थ है फाइब्रोनेक्टिन, ये नहीं है, ये ब्लड पे नहीं होता। फाइब्रोनेक्टिन क्या है? दो अगर सेल है, ये अगर सेल है, दो सेल के बीच में कनेक्शन बनाता है। ये जो कनेक्टिंग फाइबर है, दिस इज कॉल्ड फाइब्रोनेक्टिन। तो ये प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है। ठीक है, व्हाट इज सीरम इन द ब्लड? लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड, प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन, टिश्यू फ्लूइड विथ लिम्फेटिक वेसल एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स एंड प्लाज्मा। तो लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड इसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा।
ये तो अभी अभी हमने देखा ना, ब्लड क्या है, प्लाज्मा और ब्लड सेल से बने हुए हैं। तो ब्लड की जो लिक्विड पार्ट है ये है प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन। तो प्लाज्मा जो है, जो लिक्विड पार्ट है, उसमें सीरम क्या है, जो प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन वगैरह है उन सबको अगर हटा लिया जाए तो जो ओनली वाटर पड़े रहते हैं, दैट इज सीरम। तो दिस इज राइट। टिश्यू फ्लूइड विद इन लिम्फेटिक वेसल, ये क्या है, इसे लिम्फ कहते हैं। एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स प्लाज्मा, ये तो टोटल ब्लड ही है। तो प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन जो है दैट इज सीरम। ओके, तो सीरम किसे कहते हैं ये आपको याद रहना होगा। ब्लड सर्कुलेशन इज डिस्कवर्ड बाय R.H. व्हिटेकर, विलियम हार्वे, लैंडस्टेनर एंड विनर पैवलोव। तो इनमें से किसने ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कवर किया था? R.H. व्हिटेकर का हमने क्या पढ़ा है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या क्या था, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये सारा था ना। तो वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। विलियम हार्वे, तो इन्होंने ही ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कवर किया था। लैंडस्टेनर एंड विनर, इन्होंने क्या किया था, ब्लड की ग्रुपिंग डिस्कवर किया था। एंड पैवलोव रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में अगर आपको जानना है तो नर्वस सिस्टम की जो वीडियो है उसको बहुत अच्छे से देखिए, उसमें क्लियरली बहुत सही तरीके से मेंशन किया है क्या होता है। अब इसमें एक चीज बात करते हैं, ब्लड ग्रुपिंग क्या होती है, इसके ऊपर हम डिटेल्स में बात करेंगे, बट एक चीज देख लेते हैं। ब्लड ग्रुपिंग बेसिकली क्या है, अगर हम लोग ब्लड टेस्ट कराते हैं तो इसमें कुछ कुछ लोगों के O पॉजिटिव ब्लड होती है, कुछ के A पॉजिटिव है, कुछ को B पॉजिटिव है, किसी को AB पॉजिटिव है, और रेयर केसेस में ये सब के नेगेटिव भी ब्लड होती है। नेगेटिव ग्रुप के ब्लड जरूरत पड़ता है। O नेगेटिव है, AB नेगेटिव है, A नेगेटिव है, B नेगेटिव है। तो ये जो भी अलग अलग टाइप के मिलते हैं, A पॉजिटिव हो, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव हो, O पॉजिटिव, या फिर A नेगेटिव, B नेगेटिव, AB नेगेटिव, O नेगेटिव, ये जितने भी तरह के होते हैं ये ब्लड ग्रुपिंग कहते हैं। दिस इज कॉल्ड ब्लड ग्रुपिंग। तो ये ब्लड ग्रुपिंग बेसिकली क्या होती है, डिसाइड करता है कि आप एक दूसरे को ब्लड ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं कि नहीं, मतलब आप एक दूसरे को ब्लड दे सकते हैं कि नहीं। जैसे अगर A पॉजिटिव ब्लड है तो A पॉजिटिव को ही दे सकते हैं, B पॉजिटिव अगर है तो B पॉजिटिव को ही दे सकते हैं, AB वाले AB पॉजिटिव को ही दे सकते हैं, वो वाले किसको किसको दे सकते हैं, A वाले को दे सकते हैं, B वाले को दे सकते हैं, AB वाले को दे सकता है, O वाले को दे सकता है। ठीक है, वैसे ही सिमिलरली A नेगेटिव वाले A नेगेटिव को दे सकते हैं, B नेगेटिव वाले B नेगेटिव को दे सकते हैं, AB नेगेटिव वाले AB नेगेटिव को दे सकते हैं, O नेगेटिव वाले AB O पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों को दे सकते हैं। A पॉजिटिव A नेगेटिव, B पॉजिटिव B नेगेटिव, AB पॉजिटिव AB नेगेटिव, O पॉजिटिव O नेगेटिव, तो सबको दे सकते हैं। तो इसीलिए O नेगेटिव और O पॉजिटिव को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है कि ये सारे तरीके की ब्लड को ब्लड दे सकते हैं, बट O पॉजिटिव वाले बेसिकली O नेगेटिव वाले को नहीं दे सकते। वैसे ही AB वाले जो होते हैं वो AB AB O ये चारों से ही ले सकते हैं। AB नेगेटिव वाले AB O पॉजिटिव और AB O नेगेटिव सबसे ले सकते हैं। तो AB नेगेटिव क्या है, ये है यूनिवर्सल रिसीवर, और
AB पॉजिटिव को भी यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलते हैं, क्योंकि ये सारे टाइप के रोगों से ले सकते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। और O पॉजिटिव क्या होती है, दे आर यूनिवर्सल डोनर, मतलब सारे लोगों को ये दे सकते हैं। सिमिलरली OB नेगेटिव वाले भी यूनिवर्सल डोनर है, ये लोग सबको दे सकते हैं, बट इस पॉजिटिव वाले क्या है, नेगेटिव को नहीं दे सकते, ये भी पॉजिटिव वाले नेगेटिव को नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये जो ब्लड ग्रुपिंग है बेसिकली डिस्कवर किसने किया था, लैंडस्टेनर एंड वीनर, ओके। तो ये आपको याद रखना होगा, ब्लड ग्रुपिंग के ऊपर एक अलग से वीडियो बनेगा जरूर, तो इसको तब पढ़ लीजिएगा, अभी डिटेल्स में जानने की जरूरत नहीं है, बट इतना इंपॉर्टेंट जरूर है। Which of the following have or has valves? तो valve हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में कहाँ रहते हैं, आर्टरी में क्या रहता है, नो, क्योंकि आर्टरी से हमने क्या बात किया था कि हार्ट से ब्लड पंप होके आर्टरी पे जाते हैं, तो ऑलरेडी वहां पे एक फोर्स रहता ही है, क्योंकि पंप की वजह से फोर्स तो जनरेट होगा ही, बट वहीं पे वेन पे कोई फोर्स जनरेट नहीं होता है, बिकॉज कैपिलरी पे जो एक्सचेंज हुआ उसके बाद वेन बस ब्लड कलेक्ट कर लेता है, वहां पे कोई ऐसे पंपिंग नहीं होती। तो वेन में यूनिडायरेक्शनल फ्लो रखने के लिए वर्ब्स रहते हैं। तो वैसे ही सिमिलरली हार्ट में भी जब फ्लो होना है, जैसे राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल पे जाना है, या फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल पे जाना है, या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से जो आर्टरी है उसमें जाना है, या फिर लेफ्ट राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी पे जाना है, तो ये जो डायरेक्शनल कंडीशन है, जैसे एट्रिया से वेंट्रिकल पे जाना है, उसके बाद आर्टरी पे जाना है, ये जो वन डायरेक्शनल फ्लो है, इसके लिए हार्ट में भी वाल्व्स रहते हैं, इसे बाइकास्पिड वाल्व कहते हैं, बाइकास्पिड वाल्व है ये एक, और तीसरा है ट्राइकास्पिड वाल्व। तो बाइकास्पिड वाल्व कहां पे है, राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में, ठीक है, ये है बाइकास्पिड वाल्व। ट्राइकास्पिड वाल्व लेफ्ट एट्रियम, जो लेफ्ट एट्रियम है और लेफ्ट वेंट्रिकल है, इनके बीच में रहता है ट्राइकास्पिड वाल्व। तो बोथ हार्ट एंड वेन दोनों में ही हमें वाल्व देखने को मिलता है, ओके। Which of the following is the function of platelets? तो इनमें से प्लेटलेट का काम क्या है, इम्यूनिटी अगेंस्ट पैथोजेंस, पैथोजन के अगेंस्ट इम्यूनिटी देना किसका काम है, व्हाइट ब्लड सेल्स, ब्लड क्लॉटिंग, यस, यही प्लेटलेट्स का काम है। गैस की ट्रांसपोर्ट का काम किसका है, रेड ब्लड सेल्स का है, और पीएच को बैलेंस कौन करता है, यही रेड ब्लड सेल करता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को वेन्स के थ्रू फ्लो कराता है, ओके। तो क्लॉटिंग काम किसका है, प्लेटलेट का काम है। नेम द टर्म व्हिच डिफाइंस द अमाउंट ऑफ आरबीसी प्रेजेंट इन ब्लड। तो आरबीसी जो है वो ब्लड में कितना अमाउंट पे प्रेजेंट है, कितना परिमाण है उसकी, वो पता कैसे चलता है, उस टर्म को क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन, हीमोपोइसिस, हीमाटोक्रिट, मायोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन क्या है, इसमें हमें क्या पता चलता है कि कितना अमाउंट
हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन है, वो तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, तो नाम तो नहीं है ना, वो एक प्रोटीन का ही नाम है। हीमोपोएसिस क्या है? आरबीसी प्रोडक्शन प्रोसेस। आरबीसी प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उसे हीमोपोएसिस कहते हैं। मायोग्लोबिन क्या है? ये हीमोग्लोबिन की तरह ही है, सिमिलरली हीमोग्लोबिन है, बट मसल सेल में रहता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन कहां पे रहता है? ब्लड में, तो ये ब्लड सेल्स में है, इसीलिए हीमोग्लोबिन है। दोनों में ही ग्लोबिन प्रोटीन है, बेसिकली ग्लोबिन प्रोटीन। हीम मतलब इसमें ग्लोबिन के साथ लोहा मिला हुआ है, और मायोग्लोबिन मतलब ग्लोबिन के साथ, ग्लोबिन जो प्रोटीन है वो मासल सेल में है, ये मासल सेल के अंदर है, इसीलिए इसका नाम मायोग्लोबिन है। ठीक है, और हीमोक्रिट जो है ये बेसिकली हीमोक्रिट या फिर हीमोक्रिट वैल्यू, इससे पता चलता है हमारे जो आरबीसी है उसके अंदर कितना अमाउंट हीमोग्लोबिन है। वो पता कैसे चलता है? ये हीमोक्रिट वैल्यू से पता चलता है। ठीक है, तो आंसर क्या है? सी। नेम द टर्म गिवन टू एबनॉर्मली लो लेवल्स ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स। ल्यूकोसाइट, ल्यूकोपेनिया, लिम्फोसाइट, थ्रोम्बोपोइटिन। तो व्हाइट ब्लड सेल के लो लेवल होने की वजह से क्या होता है? ल्यूकोसाइट, ये तो बेसिकली व्हाइट ब्लड सेल्स ही है जिसे ल्यूकोसाइट कहते हैं। लिम्फोसाइट है, ये एक टाइप है, ये व्हाइट ब्लड सेल की एक टाइप है। थ्रोम्बोपोइटिन क्या है? ये एक प्रोटीन है। ल्यूकोपेनिया एक स्पेशल कंडीशन है जहां पे व्हाइट ब्लड सेल जो है उसकी लेवल बहुत कम हो जाती है। इसमें एक याद रखना होगा, जब आरबीसी की कम हो जाए तो वो क्या होती है? एनीमिया, क्योंकि हीमोग्लोबिन कम हो गई है, आरबीसी कम होने की वजह से हीमोग्लोबिन कम हो गई है, वैसे डब्ल्यूबीसी कम हो जाने की वजह से ल्यूकोपेनिया होती है। ठीक है, नेम द टर्म गिवन टू द फेलियर ऑफ बोन मैरो टू प्रोड्यूस आरबीसी। तो आरबीसी प्रोडक्शन अगर किसी कंडीशन में नहीं होता है बोन मैरो से, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? एप्लेस्टिक एनीमिया, हिमोलाइटिक एनीमिया, थैलासेमिया एंड हेमरेजिक एनीमिया। तो एप्लास्टिक एनीमिया एक ऐसा कंडीशन है जहां पे बोन मैरो से प्रोडक्शन नहीं होता है आरबीसी का। हिमोलाइटिक एनीमिया मतलब आरबीसी है, आरबीसी जो है ये ब्रेक डाउन हो जा रहा है, ब्रेक डाउन हो जाने की वजह से जो मतलब आरबीसी अगर ब्रेक डाउन हो जाएगा तो हीमोग्लोबिन जो है वो भी टूट जाएगा, तो इसे हीमोलाइटिक एनीमिया कहते हैं। तो लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन, तो आरबीसी की ब्रेकडाउन की वजह से हीमोलाइटिक एनीमिया होती है। थैलासेमिया जेनेटिक डिजीज है, ये कंप्लीटली डिफरेंट है। हेमोरेजिक एनीमिया मतलब क्या होता है? जो ब्लड है, ब्लड लॉस की वजह से एनीमिया हो रही है। ये क्या है? इसमें ब्लड का जो वॉल्यूम है उतना ही रह रहा है, बट आरबीसी की ब्रेकडाउन हो रही है। एप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है? आरबीसी की फॉर्मेशन ही नहीं होता। ये सारे एनीमिया है जहां पे रेड ब्लड सेल की जो अमाउंट है वो कम हो रहा है, हीमोग्लोबिन की जो अमाउंट है वो कम हो रहा है, बट अलग अलग रीजन है। एप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है? बोन मैरो से फॉर्मेशन ही नहीं होता। हिमोलाइटिक एनीमिया में फॉर्मेशन तो हो रहा है बट आरबीसी टूट जा रहा है। हेमोरेजिक एनीमिया में क्या हो रहा है? आरबीसी नहीं टूट रहा है, बोन मैरो से प्रोडक्शन में दिक्कत नहीं हो रहा है, बट ब्लड लॉस की वजह से एनीमिया हो रहा है। ठीक है, एंड थैलासेमिया अलग ही डिसऑर्डर है। ओके, which type of anemia is responsible for the disease of anemia? Disease of thalassemia.
एप्लास्टिक एनीमिया, हिमोलाइटिक एनीमिया, हेमारेजिक एनीमिया, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। तो एप्लास्टिक एनीमिया ऐसे टाइप का होता है जहां पे बोन मैरो से ठीक तरीके से थैलासीमिया मतलब प्रोडक्शन हो नहीं रहा है। तो ये थैलासीमिया की कॉज है, बट प्रॉब्लम क्या है कि बोन मैरो की प्रोडक्शन की वजह से ऐसे एनीमिया होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। Which of the following membrane is responsible for the protection of heart? तो हार्ट के चारों तरफ कौन से मेम्ब्रेन रहती है? पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम, एपिकार्डियम या फिर मायोकार्डियम। तो हार्ट के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन रहता है उसका नाम है मायोकार्डियम। ये मायोकार्डियम अगर है, ये मान लो मायोकार्डियम है, मायोकार्डियम का 3 पार्ट है, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ये एक पार्ट है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। तो ये मान लो मायोकार्डियम है, इसमें एक ऐसा सेक्शन है, एक ऐसा सेक्शन है और एकदम चारों तरफ ये बना हुआ है। तो मान लो ये हार्ट का दीवार है तीनों, तो ये जो बाहर जो एक्चुअल दीवार है, ये जो टोटल स्ट्रक्चर है, इसे मायोकार्डियम कहते हैं। सो दिस इज कॉल्ड मायोकार्डियम। मायोकार्डियम में 3 अलग अलग लेयर है, एक है एपिकार्डियम, एक है अंदर वाला है एंडोकार्डियम, बीच वाला है पेरिकार्डियम। तो हार्ट की जो प्रोटेक्शन, टोटल प्रोटेक्शन कौन देता है? मायोकार्डियम देता है। ठीक है, और क्योंकि ये मास्कुलर लेयर है इसलिए नाम मायो से स्टार्ट होता है, और कार्डियम मतलब कार्डियो मतलब हार्ट रिलेटेड, तो मस्कुलर हार्ट रिलेटेड मेम्ब्रेन इज मायोकार्डियम। ओके, ECG records electrical charges. Which of the following layers of the heart mark the correct option? एपिकार्डियम, पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम। तो ECG जो है इलेक्ट्रिक चार्जेस देखते हैं, वो कहां से देखते हैं? यस, मायोकार्डियम, इसी से ही देखते हैं। ठीक है, Which of the following red blood cells are not a granulocyte? तो व्हाइट ब्लड सेल में हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? 2 टाइप के मिलते हैं, एक ग्रैनुलोसाइट और दूसरा क्या है? ग्रानुलोसाइट। और ये दोनों में डिफरेंस क्या है? एक के सेल में, ग्रैनुलोसाइट के सेल में हमें बीड्स की तरह देखने को मिलता है और एग्रानुलोसाइट के सेल में बीड्स नहीं रहता है ना। अब इनमें से एग्रानुलोसाइट कौन सा है, ग्रैनुलोसाइट कौन सा है? तो ग्रैनुलोसाइट है इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, और एग्रानुलोसाइट कौन सा है? ये है मोनोसाइट। तो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट ये दोनों जो है एग्रानुलोसाइट पे आता है। ओके, प्लाज्मा डजंट कंटेन न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, वाटर एंड ब्लड। तो ब्लड में जो हमने देखा था, ब्लड का ही एक पार्ट है प्लाज्मा। तो ब्लड के अंदर लिक्विड पार्ट है। अब लिक्विड में ब्लड सेल्स तो नहीं आते ना, तो ब्लड सेल नहीं होगा। वाटर, यस, वाटर तो रहेगा ही, हार्मोन्स रहेगा, न्यूट्रिएंट्स रहेगा। तो किस में नहीं होता है? ब्लड सेल में नहीं होता है। ठीक है, तो प्लाज्मा में कोई ब्लड सेल नहीं होगा। Which of the following are first line of defense in blood? तो ब्लड में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है? नेचुरल किलर सेल, मैक्रोफेजेस, दोनों, या फिर लिम्फोसाइट। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मतलब क्या है? हमारे बॉडी में अगर कोई पैथोजन इंटर करता है तो सबसे पहले कौन उसे अटैक करेगा और उसको मार देगा? तो इनमें से लिम्फोसाइट एक ऐसा सेल है जिसको
मतलब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस तो नहीं है। इसके लिए आपको आइदर वैक्सीनेशन की जरूरत पड़ता है, लिम्फोसाइट सेल्स को अगर आपको एक्टिवेट करना है तो आइदर आपको वैक्सीनेशन की जरूरत है या फिर आपके पहले बॉडी में इंफेक्शन होनी चाहिए। तो फर्स्ट डिफेंस लेयर वो नहीं है। फर्स्ट डिफेंस लेयर क्या है? नेचुरल किलर सेल है, माइक्रोफेज है, दोनों ही है। तो आंसर सी। Which of the following chamber in heart has strongest wall? तो हार्ट के जो चेम्बर है उनमें से किसका हार्ट के वॉल सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। तो सबसे स्ट्रॉन्ग वॉल किसको होनी चाहिए? जिसको सबसे दूर तक पंप करना है। सबसे दूर तक पंप कौन करता है? वेंट्रिकल्स करते हैं, आर्टरी एट्रियम कलेक्ट करता है। ठीक है, तो जो वेंट्रिकल है उसके लेयर, उसके जो वाल है वो वाल के लेयर ज्यादा होनी चाहिए। अब तो फिर ये दोनों तो नहीं हो सकता। अब आते हैं राइट वेंट्रिकल क्या करता है? राइट वेंट्रिकल से पाल्मोनरी आर्टरी लंग्स तक जाता है, वहां पे गैस की एक्सचेंज होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड है उसको राइट वेंट्रिकल पाल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में भेजता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ऑक्सीजन वाले ब्लड है उसको आर्टरी के थ्रू पूरे बॉडी में भेजता है। तो लंग्स तक पहुंचाना ज्यादा मुश्किल है क्योंकि पूरे बॉडी में पहुंचाना ज्यादा मुश्किल है। ऑब्वियसली पूरे बॉडी में फोर्स ज्यादा लगता है, तो इसीलिए स्ट्रॉन्ग वॉल किसका होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल का होगा। ठीक है, राइट वेंट्रिकल का भी नहीं है। ओके, superior and inferior vena cava is attached to right atrium, left ventricle, right ventricle। तो वेना केवा मतलब ये वेन से रिलेटेड है। तो वेन से अगर रिलेटेड होगी ऑब्वियसली लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल नहीं हो सकता, क्योंकि वेन तो उधर नहीं रहता, आर्टरीज रहते हैं सारे। वेन क्या करता है? हर जगह से कलेक्ट करके लेके आता है। अब इंफीरियर जो है वो लेग से ब्लड को कलेक्ट करते हुए हार्ट पे लेके आता है, और सुपीरियर वेना के बाद ऊपर की तरफ से जो भी ब्लड है उसको कलेक्ट करके एट्रियम में लेके आते हैं। ठीक है, तो वेन कलेक्ट करता है, तो फिर लेफ्ट वेंट्रिकल भी तो नहीं होगा। और लेफ्ट एट्रियम का काम क्या है? वो आर्टरी से वहां से आर्टरी के थ्रू ब्लड चारों तरफ जाता है, वेन कलेक्ट करता है, आर्टरी लेके जाता है। तो आर्टरी जो वेन है वो कलेक्ट कहां से कलेक्ट करके कहां लेके आएगा? वो हमारी जो एट्रियम है उस पर लेके आएगा। तो आंसर कौन सी सही है? राइट एट्रियम। ठीक है, तो आपको बेसिकली जो क्वेश्चन है उसको ब्रेक करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे वेन मेंशन्ड है तो मतलब क्या है कि वेन किससे जुड़े हुए रहते हैं और वेन का काम क्या है, बस इतना ही याद करो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? पाल्मोनरी आर्टरी इज अटैच्ड विथ राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। तो आर्टरी ये मेंशन्ड है, आर्टरी मेंशन्ड है, मतलब ये एट्रियम में तो नहीं होगा। ठीक है, और आर्टरी अगर मेंशन्ड है तो राइट साइड पे भी नहीं होगा, इस पे नहीं होगा, राइट पे भी नहीं होगा। और पाल्मोनरी आर्टरी क्या करता है? पाल्मोनरी मतलब लंग्स पे जाएगा, हार्ट से दूर जा रहा है, लंग्स पे पहुंच रहा है। तो जो आर्टरी लंग्स पे ब्लड लेके जाता है वो पल्मोनरी आर्टरी है। तो वो कौन लेके जाता है?
राइट वेंट्रिकल, ठीक है, क्योंकि राइट जो एट्रिया है वो पूरे बॉडी से ब्लड को कनेक्ट करता है, कलेक्ट करके वेंट्रिकल के पास पहुंचाता है, एंड वेंट्रिकल क्या करता है, वो सारे ब्लड को फिर पंप करके लंग्स तक पहुंचाता है, ठीक है। तो आंसर क्या है, द ब्लड सर्कुलेशन इन हार्ट टिश्यूज इज नोन एज सिस्टमिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, कोरोनरी सर्कुलेशन, नन। तो नन तो नहीं होगा। सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है, हमारे बॉडी में, पूरे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स होता है वहां पे जो सर्कुलेशन होती है दैट इज सिस्टमिक सर्कुलेशन, तो ये तो नहीं होगा। पल्मोनरी सर्कुलेशन ये लंग्स में होता है, एंड जो कोरोनरी सर्कुलेशन है वो हार्ट के टिश्यू पे होती है। तो हार्ट के टिश्यू को भी तो ब्लड की जरूरत है काम करने के लिए, कंटिन्यूअस काम तो वो भी नहीं कर पाएगा। तो इस ब्लड सर्कुलेशन को कोरोनरी सर्कुलेशन कहा जाता है। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय मेजरिंग वेन, आर्टरी, कैपिलरीज, हार्ट। तो जो हम ब्लड प्रेशर को चेक करते हैं वो हम किसका चेक करते हैं, क्या हम हार्ट का चेक करते हैं? कैपिलरी तो नहीं होगा, क्योंकि कैपिलरी जो ऑर्गन है वहां तक जाता है, तो ऑर्गन तक हम लोग टेस्ट तो नहीं कर सकते, कैपिलरी प्रेशर नहीं होगा। हार्ट में जाने के लिए हम ईसीजी करते हैं, ब्लड प्रेशर तो चेक नहीं करते। ब्लड प्रेशर कैसे करते हैं, लेफ्ट या राइट आर्म में ऐसे एक मशीन लगाते हैं और उस मशीन के थ्रू चेक करते हैं, ओके। तो प्रेशर क्या वेन में होता है? वो तो होता ही नहीं है। ब्लड प्रेशर मतलब हम हार्ट की जो पंपिंग कैपेसिटी है उसको चेक कर रहे हैं, तो वेन में तो प्रेशर होता ही नहीं है, तो हम किसका चेक करते हैं, आर्टरीज का चेक करते हैं। आर्टरीज के प्रेशर से हमें एक रिलेटिव प्रेशर मिल जाता है हार्ट का, क्योंकि हम डायरेक्टली हार्ट को तो चेक नहीं कर सकते ना, तो ब्लड प्रेशर के लिए हम आर्टरी को चेक करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेप्टाइल हैज 4 चेम्बर्ड हार्ट। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का अगर आपने जो वीडियो है उसको देखा है, इसमें मैंने बहुत क्लियरली मेंशन किया था कि ये जो फिशेस होते हैं इन लोगों को 2 चेम्बर होती है हार्ट में, उसके बाद एम्फीबिया जब होती है उसमें जो एनिमल्स है 3 चेम्बर होती है। रेप्टाइल्स में जाते जाते ये 3.5 चेम्बर हो जाते हैं, क्योंकि जो वेंट्रिकल है वो कंप्लीटली डिवीजन नहीं होता। वहीं पे बर्ड्स जो होते हैं, बर्ड्स एंड मैमल्स में 4 चेम्बर हो जाता है, 4 चेम्बर हो जाता है। इनमें एक ऐसा रेप्टाइल है जो 4 चेम्बर है, इसमें नाम क्या है, क्रोकोडाइल। तो क्रोकोडाइल का जो भी पार्ट मतलब रिलेटिव्स है, जैसे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल हो या फिर फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल है, घड़ियाल है, एलिवेटर है, इन सब रेप्टाइल होते हुए भी 4 चेम्बर हार्ट है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये रेप्टाइल्स का मैक्सिमम इवोल्यूशन है, उसके बाद से बर्ड की इवोल्यूशन स्टार्ट हुई है। तो 4 चेम्बर किसका है, टर्टल में होगा नहीं, स्नेक में होगा नहीं, कैमलियन में होगा नहीं, सिर्फ क्रोकोडाइल का है, ठीक है। The red color of blood is due to the presence of albumin, hormone, hemoglobin and platelets. आई होप इसमें और कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एल्बुमिन प्रोटीन है, हॉर्मोन्स की तो कलर नहीं होती, प्लेटलेट्स ये तो ब्लड सेल्स है, तो आंसर है हीमोग्लोबिन जो आरबीसी के अंदर रहता है, इसी के वजह से ब्लड की कलर है, ठीक है। क्यों रेड कलर होता है, क्योंकि ट्रांजिशनल जो एलिमेंट्स होते हैं वो केमिकल रिएक्शन के टाइम पे कलर्ड कंपाउंड प्रोड्यूस करते हैं। ये केमिस्ट्री में याद कीजिए आप लोग, जब मैंने केमिस्ट्री पढ़ाया था बहुत डिटेल्स में बताया था कि जो भी ट्रांजिशनल मेटल होते हैं
वो सब कलर प्रोड्यूस करते हैं। तो ये लोहा की वजह से रेड कलर होती है, ठीक है। Which of the following white blood cells are present in the lymph? तो लिम्फ में कौन सा रहता है? यूसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। नाम से ही हमें पता चल रहा है लिम्फोसाइट। जब भी साइट मतलब पूछा जाए तो साइट मतलब है सेल। तो लिम्फ सेल्स कहां पे रहेगा? ऑब्वियसली लिम्फेटिक सिस्टम में रहेगा, ठीक है। तो आई होप ये समझ में अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हमने किया है वो सबको समझ में आ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कभी कभार पूछे जाते हैं, इनमें से हो सकता है कि एक क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में आए, बट वो क्वेश्चन गलत नहीं होनी चाहिए। अगर आप मेरे यहाँ से पढ़ रहे हैं, अगर आप परीक्षा जंक्शन से पढ़ रहे हैं, तो आपको जो क्वेश्चन कराया गया है या फिर जो कंसेप्ट समझाया गया है उससे एक भी क्वेश्चन की आंसर गलत नहीं होनी चाहिए। प्रिपरेशन करना है तो आपको ऐसे ही प्रिपरेशन करना होता है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियोस पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो भी एग्जाम्स दे रहे हैं उनको भी इससे हेल्प होगा।